हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एचसीवी की प्रॉब्लम नंबर रेस्ट एंड मोशन जो चैप्टर चल रहा है हमारा उसकी 52 लास्ट प्रॉब्लम। अच्छा, पहले मैं ये बता देता हूँ कि एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ एचसीवी और डीसी पढ़ने दोनों में। जो स्टार्टिंग का जो चैप्टर है काइनेमेटिक्स, इसमें कई सारे मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं। इन्होंने जो मिक्सअप कर रखा है, जैसे रिलेटिव मोशन है, 1D मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, इनके कई सारे क्वेश्चंस मिक्सअप कर रखे हैं और कुछ क्वेश्चंस इंडिपेंडेंट होते हैं जो इनमें से किसी में नहीं आते। तो मैंने सबसे पहले क्या सेक्शन लिया है इसमें, जो रिलेटिव मोशन है। तुमने 9-10 क्लास में रिलेटिव मोशन ऐसा पढ़ा जैसे दो कार हैं, दो कार एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं, चेज कर रही हैं, उतना तक पढ़ा है। अब यहाँ पर जैसे रिलेटिव मोशन मैंने सबसे पहले लिया रेन मैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, राइट। तो अभी मैं रिलेटिव वाले टॉपिक पे ही हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें कैटेगराइज करके बता दूंगा कि दोनों बुक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस रिलेटिव के हैं, कौन से प्रोजेक्टाइल के हैं, कौन से प्योरली 1D के हैं SUT प्लस हाफ टी स्क्वायर वाले, कौन से ग्राफिकल हैं। तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर में एक कन्फ्यूज़न बच्चों को रहता है। तो मैं जो सेलेक्टिविटी है मेरी वो पहले रिलेटिव से स्टार्ट है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम बच्चों को आती है, इसलिए एट रैंडम जो मैं ले रहा हूँ उसका लॉजिक है। मैं रिलेटिव जो प्रॉब्लम मोशन की प्रॉब्लम से वो ले रहा हूँ। गॉट इट। तो अभी और उसके बाद एक और सेक्शन आता है रिलेटिव का, कंस्ट्रेंट, जो कि कभी कुछ बुक्स में NLM में दिया होता है। अब बच्चे कई बार मैंने कंफ्यूज होते देखें कि जैसे BM शर्मा को पकड़ लेते, तो BM शर्मा बहुत बड़ी किताब है, बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, उसमें हालांकि टॉपिक अलग है लेकिन बच्चे हैंडल नहीं कर पाते। तो इसलिए आई एम हेल्पिंग हियर। तो मैं टॉपिक पर आता हूँ। ये 52 क्वेश्चन है। 52 क्वेश्चन में क्वेश्चन समझा जाता है। उसमें ऐसा बोला है कि एक रेगुलर हेक्सागोन है, इस रेगुलर हेक्सागोन पे ये A B C D E F, हर एक जो वर्टेक्स है उस पर एक पार्टिकल है और इसकी साइड A दे रखी है, ठीक है। अब हर एक पॉइंट पर एक पार्टिकल है, वो इस तरह से चल रहा है कि A B की तरफ हेड करते हुए चलता है, B C की तरफ चलता है, C D की तरफ, D E की तरफ, E F और F A की तरफ। तो फिर पूछा है कि ये किस मोमेंट पर सेंटर पे आके मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं एक इसका बेसिक कंसेप्ट पर आता हूँ जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेता हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, सिमेट्रिक शेप, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, यहाँ तक ये प्रॉब्लम होती है। तो देखो होता क्या है कि अगर ये प्रॉब्लम ये 3 पार्टिकल्स पर हो और इक्विलेटरल ट्रायंगल में A B की तरफ चल रहा है, B C की तरफ, C A की तरफ, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जो ये A है, A इधर चलेगा, B थोड़ा इधर चलेगा, C यहाँ चलेगा। अब ऐसा होगा कि A कुछ ऐसे चलेगा, B ऐसे चलेगा, C ऐसे चलेगा। ध्यान दो, A ने B की तरफ चलना और B ऑलरेडी चल रहा है, तो A की मोशन कुछ ऐसे हो जाएगी, B की कुछ ऐसे हो जाएगी, C की कुछ ऐसे हो जाएगी और कुछ टाइम बाद इनकी पोजीशन शायद ऐसे हो, ये इस तरह से, और फिर से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। फिर थोड़ी देर बाद ये फिर आगे चलेंगे, ये फिर आगे चलेगा, ये फिर आगे चलेगा और फिर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा अलग से। होगा ऐसा कि इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे श्रिंक होता जाएगा और ये अल्टीमेटली सेंट्रॉइड पे जाके मिलेंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में DC पढ़ने में ट्रायंगल में दे रखी है। तो पहले मैं इसको ट्रायंगल पे बता देता हूँ, उसके बाद इसको हम हेक्सागन पे सॉल्व करेंगे। अब इस प्रोसेस में अगर हम डीपली जाएं तो मोशन तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक चीज़ हमेशा काम करेगी, वो ये है कि A B की तरफ है, B C की तरफ, C A की तरफ है और मिलना कहाँ पर है इन्होंने, सेंट्रॉइड पर। ये रहा सेंट्रॉइड, ये साइड है A। अब A ने B की तरफ हमेशा रहना है और ये हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना है। तो इसका मतलब एक चीज़ तो पक्की है कि A की वेलोसिटी हमेशा B की तरफ रहेगी,
ये ट्रायंगल घूमता रहेगा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ए बी की तरफ रहेगा वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी का जो ये कंपोनेंट है, ये वाला, ये एंगल 30 डिग्री हो गया। इसकी वेलोसिटी अगर v है तो a से o की तरफ जो कंपोनेंट लेके जा रहा है वो v cos 30 लेके जा रहा है, v cos 30। अब इसने a ने जो डिस्टेंस टोटल ट्रैवल करनी है वो a o ही है इस कंपोनेंट ने, और a o डिस्टेंस v cos 30 इंटू टी इज इक्वल टू डिस्टेंस d। अब ये अगर a है, ये सेंट्रॉइड की डिस्टेंस है, ये इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर तुम्हें मालूम है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो हम यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया a/2, ये हो गया डिस्टेंस d, a/2 अपॉन d, ये बन गया हमारा cos 30, a/2d √3/2, तो d आ गया a/√3। क्लियर। अब आते हैं इधर से, v cos 30 v √3/2 इंटू टी इज इक्वल टू d कितना a/√3, तो ये t हो जाता है 2a/3v। ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल डीसी पढ़ने में है इसका। अब मैं इधर आता हूँ HCV के इस क्वेश्चन पर। अब बात समझ आ गई यहाँ तक तुम्हें कि हमने क्या करना है, A ने B की तरफ चलना है, B ने C की तरफ, तो हम तो सेंट्रॉइड पकड़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, रेगुलर हेक्सागोन में एक अच्छी बात ये होती है कि ये जो सारे ट्रायंगल बनते हैं ये सारे इक्विलेटरल होते हैं, तो हमें A और डिस्टेंस का कोई झंझट नहीं लेना। वो कितनी है, A है। A से B ये एंगल है 60 डिग्री, ये कंपोनेंट, ये वेलोसिटी v, इसका ये कंपोनेंट a से o की तरफ लेके जाएगा, v cos 60 इंटू टाइम t इज इक्वल टू a o। cos 60 1/2, तो v/2 इंटू टी, a o कितना a, t हो गया 2a अपॉन v। बिल्कुल सेम चीज़ हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब तुम आराम से समझ सकते हो कि हमारे पास अगर रेगुलर शेप है, अगर मैं ये कह दूं कि ये स्क्वायर है, ये A B C D स्क्वायर की साइड है, और मोशन ऐसे ही A B की तरफ B C की तरफ एंड सो ऑन, ठीक है, सबकी स्पीड v। अब ये सेंट्रॉइड के पे जाएगा, ये स्पीड v, ये कंपोनेंट, ये एंगल 45, कहानी सिंपल सी, v cos 45 इंटू टी, a o कितना होता है यहाँ पर a/√2, तो v/√2 इंटू टी, a/√2, टी आ गया a/v। दैट्स ऑल। अभी ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन यहाँ से तुम आराम से इसको समझ सकते हो।